तो आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड लेसन, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, तो अब इसका पूरा जो नाम है ना, मैं एक वर्ड अभी डाला नहीं है मैंने, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो ये पुराना वाला नाम था ना आपका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तो आपका एक तरह से कहना चाहिए पहले ही क्लास 9th में ही आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब यूजुअली हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर, व्हाट डू वी मीन बाय इक्वेशन, व्हाट डू वी मीन बाय टू वेरिएबल। बट अभी मैं वैसे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि साल खत्म होने जा रहा है और आई होप उतना तो आप सबको पता ही है। ओके, देखिए सबसे पहली चीज जो है आपका वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पेयर of linear equation in two variables. ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी पेयर लीनियर इक्वेशन की? ax by plus c equal to 0 होती है। बट एज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ax ना लिख करके फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं a1x b1y plus c1 is equals to 0, और सेकेंड को हम लिखते हैं a2x b2y plus c2 equals to 0। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशंस की, तो हर एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट किया जा सकता है। देखिए जब मैं ग्राफ पर प्लॉटिंग करने लगता हूं लीनियर इक्वेशन की, तो कई बार जो मुझे इक्वेशंस मिलती हैं वो इस तरह की मिलती हैं। फिर एक दूसरे केस में जब मैं प्लॉटिंग करने के लिए जाता हूं, तो मुझे जो इक्वेशन मिलती है वो इस तरह की मिलती है। और तीसरे केस में जब मैं प्लॉट करने जाता हूं लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ, तो मुझे जो इक्वेशंस मिलती हैं वो इस तरह से मिलती हैं। पहली इक्वेशन हो गई और उसके साथ में ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ऐसे ये एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर रही होती है। मैंने जानबूझ के थोड़ा अलग लिखा है जिससे कि दोनों दिखाई तो दें आपको, ऐसा तो ना हो कि एक ही दिखे दूसरा दिखे ही नहीं, तो पता लगता रहे कि देयर आर टू इक्वेशंस नॉट वन। ये जो पहली वाली पेयर है इसको हम बोलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि यहां पर दोनों इक्वेशंस पर एक पॉइंट कॉमन है। दिस कॉमन पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप जानते हैं कि हर वो पॉइंट जो आपकी लाइन के ग्राफ के ऊपर लाया करता है वो उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। अब ये जो ब्लैक कलर का पॉइंट आपको दिख रहा है, इट्स लाइंग ऑन बोथ द इक्वेशंस, सो इट्स अ ग्राफ फॉर बोथ। इसको हम बोलते हैं क्या? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन। और देखने से ही पता लग रहा है कि जो लाइन है हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस लाइन को, इन लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेन वी गो टू द सेकंड ऑप्शन, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं कि दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। और ये लाइन देखने से ही हमें पता लग रही है कि पैरेलल लाइन है। ओके, तीसरे वाले पर जब हम जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट, so they have infinitely many solutions and we call this pair as
coincident lines. We call them as coincident lines. और एक बात और बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास x किलो सेब है और y केजी एप्पल्स हैं और दोनों का सम 10 है। ऐसे बोला मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला x प्लस वाई 10 है और इसमें x क्या है? इज द अमाउंट ऑफ एप्पल्स आई हैव, और y क्या है? अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस आई हैव। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो 8 और 2 हो सकते हैं, 9 और 1 हो सकते हैं, 6 और 4 हो सकते हैं, 5 और 5 हो सकते हैं। बहुत सारे अंदाजे आप लगा सकते हो। बट अगर मैं x और y को उन्हीं सेम मीनिंग्स में कंटिन्यू लेके चलूं तो क्या 2x प्लस वाई 10 हो सकता है? जवाब दीजिए। हो सकता है सर। भाई जब x प्लस वाई 10 था तो 2x प्लस वाई 10 कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। तो अगर कहीं ये लिख के दिया है कि x प्लस वाई भी 10 है और 2x प्लस वाई भी 10 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट इक्वेशन नहीं है। ऊपर वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे किसी और चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज जो मैं दो तो मैंने यहां लिखी ही है आपके लिए, दो तो मैंने लिखी ही है यहां आपके लिए, एक तीसरी चीज और सामने आ रही है। वो तीसरी चीज क्या है? ये है आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। हर वो पेयर जिसका वन यूनिक सोल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है, और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट पेयर होता है ऑफ इक्वेशन। और तीसरे नंबर पर ये भी कंसिस्टेंट होता है क्योंकि इनके एक नहीं बहुत सारे सोल्यूशन है। ओके, तो आप ये समझिए कि तीन अलग अलग तरीके से आप अपनी इक्वेशंस को ग्रेड कर सकते हैं। और ग्रेडिंग का अंदाजा मुझे कब हुआ? जब मैंने ग्राफ देखे उनके। तो क्या ये जरूरी है? इज इट नेसेसरी दैट आई ऑलवेज नीड टू ड्रॉ द ग्राफ टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशंस आर दीज? नो सर। तो ग्राफ के अलावा भी हम जजमेंट ले सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट्स। अगर हमारे कोएफिशिएंट्स इस तरह से हैं कि a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, सॉरी नॉट इक्वल है b1 बाय b2 के, तो हम इन्हें कहते हैं कि this is a pair of equation which will have unique solution, which will represent intersecting lines, and which will represent a consistent pair of equation. और अगर नो सोल्यूशन वाला फंडा आया तो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, all three, first two will be equal, third will not be equal. और यहां पे a1 by a2 इक्वल होगा b1 by b2 के, इक्वल होगा c1 by c2 के. So this way we can decide which pair is of equation is given to us. Are you understanding the whole thing? यस सर। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। इसको सॉल्व करता हूं मैं ऐसे रैंडमली वैल्यू उठा ले रहा हूं, तो मुझे नहीं पता आंसर क्या आएंगे, बट यू विल लर्न द टेक्निक एटलीस्ट। ये हो गया a प्लस बी एक्स माइनस 3y माइनस 2a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0। और दूसरा है
a minus bx 4y a minus b plus 1 equal to 0. If above pair has infinite number of solutions, then find a and b. आपको ये बात बार बार बताई गई है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो अननोन वैल्यूज हैं, मींस यू आर लुकिंग टू कैलकुलेट फॉर टू वैल्यूज, तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। आपके पास दो इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो हमारे पास क्या दो इंफॉर्मेशन है? लेट अस चेक। हमको बोला है कि हमारा जो पेयर है इट हैज infinite number of solution. If a pair of equation has infinite number of solution, then a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो a1 का वैल्यू क्या है ये देख करके बताइए आप। a1 is what? It's basically coefficient of x in equation 1, that is a plus b, and a2 is coefficient of x in equation 2. b1 is minus 3, b2 is minus 4, and this is minus of 2a plus b plus 1 and minus of a minus b plus 1. ओके, ये आ गया आपका। तो माइनस से माइनस तो आप कैंसिल आउट कर लीजिए, इसमें कैंसिल आउट कर लीजिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इफ यू हैव टू अननोन वैल्यूज देन यू नीड टू इंफॉर्मेशंस। व्हाई यू नीड टू इंफॉर्मेशन? सो दैट यू कैन फॉर्म टू इक्वेशंस टू फाइंड टू वेरिएबल्स। अब सवाल आ गया कि भाई इंफॉर्मेशन कहां पे है? इंफॉर्मेशन एकदम मेरी आंखों के सामने है। यहां पे तीन चीजें हैं आपस में जो दिख रही हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली दूसरी के इक्वल है, दूसरी तीसरी के और तीसरी पहली के। तो आप क्या करेंगे? आप इनमें से दो इंफॉर्मेशन को उठाएंगे। लाइक यू कैन टेक फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड एंड थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड, व्हाटएवर यू प्रीफर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा? 4a प्लस 4b 3a माइनस 3b। तो आपके पास क्या आया? 4a माइनस 3a माइनस 3b माइनस 4b। सो दैट इज a इक्वल्स टू माइनस का 7b। ये मुझे पहला रिलेशनशिप मिला। अब क्या करना है? एक इंफॉर्मेशन को तो हमने यूटिलाइज कर लिया जो ब्लू बॉक्स के अंदर लिखी है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन की तलाश में लगते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास में जो इस रेड बॉक्स के अंदर आ रही है? फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 4 का मल्टीप्लाई 4 2 जार 8a 4b प्लस 4 3a 3b प्लस 1। तो 8 में से 3a जाएगा बेटा, क्या बचेगा आपका? 5a। और 4b में 3b प्लस होगा तो बेटा क्या बचेगा आपका? तो अभी 3 होना चाहिए। कहां पे? सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक, इट्स 3। यू आर राइट बेटा, 3 माइनस 4। तो 5a a की जगह रखें आप माइनस का 7b प्लस 7b माइनस 1। तो माइनस 35b प्लस 7b इज माइनस 1, माइनस 28b इज माइनस 1। So b is equals to 1 by 28, 1 by 28। तो ये b का वैल्यू आ गया आपके पास। आप b को उठाइए, यहां रख दीजिए। कितनी कहानी रह गई आपकी? बहुत थोड़ी सी कहानी रह गई। ओके, a क्या हो गया? माइनस 7 by 28
that means it's -1/4. Hope everyone is clear. Okay. सर जब हमने a की वैल्यू -7b निकाली है, हम इसको a + b a - b में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। मैं समझा नहीं बेटा, आप क्या बोल रहे हैं? तो जो हमने a = 7b की वैल्यू निकाली है, हाँ हाँ हाँ। उसको अगर हम a + b / a - b में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सर तभी भी आंसर सेम ही आएगा। नहीं, सेम नहीं आएगा। देखिए मैं सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए व्हाट विल हैपन। a + b कितना हो जाएगा, तो a की जगह रखकर -7b + b, और नीचे -7b - b -6b -8b। बेटा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3/4 आएगा। देखिए 3/4 ही आ रहा है ना ये यहाँ पे, 4 में। Yes sir, thank you sir. यू गॉट इट बेटा? Yes sir. ओके। रेशियो तो हमेशा ना 3/4 ही आना चाहिए। अगर आप इधर जो थर्ड साइड है, राइट हैंड साइड पर जो थर्ड वाला है 2a + b + 1 अपॉन a - b + 1, इसमें भी अगर आप डालेंगे a की जगह -7b, then you will get the same thing, that will be 3/4। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब आगे आते हैं आपके इक्वेशन सॉल्विंग। इक्वेशन सॉल्विंग के लिए हम कितने मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं एलिमिनेशन मेथड, ओके। Yes sir. सेकंड में हम इस्तेमाल करते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड में इस्तेमाल करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फोर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं डबल तो बाद में लगाएंगे, ग्राफिकल मेथड। और एक मेथड नहीं बोलूंगा मैं इसे, सब मेथड समझ सकते हैं, कुछ ही जगह पे लगता है ये, डबल एलिमिनेशन मेथड। डबल एलिमिनेशन मेथड, ओके। तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। भाई डबल वाले को मैंने पहले ही बोला कि इसे मैं मेथड नहीं मानता क्या, नहीं है ही नहीं मेथड, वो इज जस्ट अ ट्रिक टू सॉल्व अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसको अलग कर दो। क्या किसी ऊपर के 4 मेथड में किसी भी मेथड को किसी भी क्वेश्चन पे मैं लगा सकता हूं, या कोई रेस्ट्रिक्शन है किसी तरह की? आप किसी भी उसमें लगा सकते हो, सबसे आंसर सेम आएगा। स्नेहा बी केयरफुल, आई नीड। Sir, except of double elimination method. वो तो बॉक्स में डाल दिया, उसको तो हमने कहना चाहिए कि अंतिम संस्कार उसको पहले ही पढ़ दिया कि ये तो एक पर्टिकुलर टाइप पर ही लगता है। अब सवाल ये है कि बाकियों के बारे में आप क्या कहते हैं? So I had a doubt. So you have a doubt in these methods or before that in the So question? in these methods, because I believe CBSE has deleted cross I multiplication. know, but I'm just discussing it. I know. हमने पहले भी पढ़ा था, ये पहले पढ़ा था, बट तब तक गाइडलाइन आई नहीं थी। बट अभी आई नो कि वो हट चुका है वहां से। उसको नहीं पढ़ाऊंगा, फिक्र ना करें, मैं आपका कीमती टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मेरा सवाल ये था कि क्या किसी भी मेथड को मैं कहीं भी लगा सकता हूँ? अगर इक्वेशन सिंपल हो या नहीं लग सकता। जी बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? तो ग्राफिकल मेथड हर जगह नहीं लग सकता। ऐसा नहीं है, ग्राफिकल मेथड सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड है। ग्राफिकल मेथड सब जगह लग सकता है, इवन वहां भी लग सकता है जहां कोई नहीं लगता। तो बिना इस एक इनमें से किसी भी मेथड को कभी भी लगा सकते हैं। तो मैं सच बोल रहा होता हूँ।
बट मैं एक बात स्पेशली बताना चाहता हूं आपको, अगर इक्वेशन में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है और फिर भी आपको उसे सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसको सिर्फ ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, उसको किसी और मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता। दिस इज द पॉइंट आई वांट एनीवन ऑफ यू टू रिपीट। ओके, तो ये एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस थे। जी बेटा, एनसीईआरटी में ना दो जगह पे क्वेश्चन है। एक जगह तो उसने क्या किया है कि सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज में डाल दिया क्वेश्चन, तो वो यस सर। सॉल्व ही नहीं होता, तो वहां आप कह देते हैं कि दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, so we cannot solve it using substitution, we can only solve it by graph। और सेकेंड एक्सरसाइज में तो दो तीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के दो तीन पार्ट है, जिसमें कहता है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इनको ग्राफिकली सॉल्व करिए। वो हो ही सिर्फ ग्राफिकली सकते हैं, देयर इज नो अदर वे। और ये तो हमें अभी तारिणी ने याद दिलाया, इसकी तो बात ही मत करो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें से आपको कुछ पढ़ाना है दोबारा। अगर आप कहते हो तो एक दो क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड पे करा देता हूं, सॉरी डबल एलिमिनेशन पे करा देता हूं। सर आप एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला बता दोगे, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस में यूजफुल रहता है। नहीं, वो सिलेबस में ही नहीं है, अब आप करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके बेटे। सर हमें तो टीचर ने कहा है कि हम नहीं, देखिए जो जो गाइडलाइन हमें है आपको, आता है और हम देखो सुनो बेटा, आपके टीचर सही हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, है ना, मैं इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, लेकिन जब सीबीएसई ने हमें लिख के दे दिया कि मत पढ़ो मत इस बार, तो हम चांस क्यों लें, है ना। 99% योर टीचर में बी करेक्ट, बट 0.1%, तो वाई टेक रिस्क। जब इस साल है ही नहीं तो डोंट ट्राई एनी क्वेश्चन विद दैट। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत बोल रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं आपको आता है तो कर दो। मैं ये कह रहा हूं चांस लिया ही क्यों, बोर्ड दोबारा तो नहीं होगा ना आपका, तो आप थोड़े पर भी चांस क्यों लेंगे बेटा, आप बिल्कुल चांस नहीं लेंगे। आप चांस तब तो ले सकते हैं जब आपको बाकी मेथड ना आते हो, बट शुक्र है ऊपर वाले का आपको सारे मेथड आते हैं ना, तो डोंट टेक चांस। तो डबल एलिमिनेशन पर चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके जो है। कोई एक क्वेश्चन बताएगा मुझे पढ़ के? -153x प्लस 281 बाय, मैं कुछ भी लिख देता हूं ऐसे ही, इज इक्वल्स टू 5। कॉम्प्लिकेटेड होगा तो होने दो। और दूसरा क्या हुआ, 281x -153y इज इक्वल्स टू 7। ऐसा थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, बट मुझे नंबर याद नहीं है तो मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया। देखिए, इस मेथड का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम हमने रखा हुआ है, इसका नामकरण संस्कार हमने किया है अपनी क्लास में, डबल एलिमिनेशन। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो जो कोएफिशिएंट्स हैं मस्ट बी कॉम्प्लिकेटेड। मैं ये नहीं कहता मस्ट बी बिग और लार्ज, छोटे भी हो सकते हैं, 1.53 भी हो सकता है, बस बात इतनी है कि कोएफिशिएंट कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए। देखो है ना कॉम्प्लिकेटेड, 153 और 281 आर नॉट दैट इजी नंबर्स। और दूसरी कंडीशन क्या है, कोएफिशिएंट्स मस्ट बी स्विचिंग। अब क्या मतलब है स्विचिंग का, ठीक है, मैं बस सीधा वर्ड दे दिया है। स्विच कैसे हो रहे हैं कि ऊपर जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे आके y का बन जाता है, और जो ऊपर y का कोएफिशिएंट है वो नीचे आके x का बन जाता है। तो मैं कह रहा हूँ स्विच कर रहे हैं वो अपनी पोजीशन को, x वाला y के पास जा रहा है, y वाला x के पास जा रहा है। यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? समझ ही रहे होंगे आप लोग जब शांत बैठे हैं तो इसमें ना तो हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं, एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 153 से और 2 को 281 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन और भी मुश्किल होगा। तो कैसे करते हैं, दो बार एलिमिनेशन लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करते हैं
तो 281 में से 153 जाएगा आपका, 11 में से 3 जाएगा 8, और 7 में से 5 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 x, और यहां क्या हुआ 128, y is equals to 12. What is common? 128 is common. x plus y is 12 by 128. तो आपको क्या मिला? oh sorry, x plus y is equals to 12. तो आपको मिला x plus y 12 by 128, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 3s are and 4 32s are. Let it be your equation 3. क्या आपको इस बात को समझने में कोई दिक्कत, कोई चैलेंज, या ओके है सब? जवाब दीजिए। Excuse me, sir, मुझे ये समझ नहीं आया कि वो आपने 128 कैसे लिखा? बेटा इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, x है आपके पास 281x, और y की दूसरा x कितना है 153। अब आपने सबट्रैक्ट ही करना है ना बच्चे इन्होंने, तो 11 में से 3 जाएगा 8, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, है ना, ऐसे ही तो करेंगे। ओके सर। सीधा माइनस किया है। अब आप क्या करते हैं, अब आप क्या करते हैं, अब की बार आप करते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, और जब बेटा आप सबट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो 281 ये दोनों ऐड हो गए अब की बार, तो ऐड होके क्या आया आपके पास में, 3 और 1 4, 8 और 5 13, 2 और 1 3, और 1 4। और 7 में से गया तो -2, 434 कॉमन ले लीजिए, चलिए माइनस का ले लीजिए, तो x माइनस y हो जाएगा 2/434, यानी 1/217। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है आपसे, मुझे यहीं तक आना था बस, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं? तारिणी आप कर सकते हैं? यस सर। अच्छा, मैं आपको, आपका अगर कोई डर है तो वो निकाल देता हूं। एग्जाम में जब आप होंगे, या जब आप एनसीईआरटी या किसी बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आया कर। मुझे तो आगे सॉल्व नहीं करना था, इसलिए मैंने कुछ भी लिख डाला वहां पे, उतनी देर सोचने में लगा था, उतनी देर में क्वेश्चन समझा दिया मैंने आपको। तो ये ऐसे आते हैं 4 5, ऐसे छोटे छोटे नंबर आते हैं, तो बाकी मुश्किल भी आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम या कोई चैलेंज आएगा इससे। एवरीवन क्लियर विद दिस? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लगाते हैं हम इस मेथड को, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इस मेथड को कब लगाते हैं। हम इस मेथड को तब लगाते हैं जब ये दोनों शर्तें पूरी हो रही होती हैं, एक तो कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लिकेटेड हो और स्विच कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, x वाला y के साथ जा रहा हो और y वाला x के साथ जा रहा हो। ओके, यस सर। ठीक है, तो मैं इसे हटाता हूं यहां से। अब हमारी क्लास में करीब 25 27 स्टूडेंट है आई थिंक, उसमें से 22 23 तक ही आ पाते हैं, छुट्टियां करते रहते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें लगता है रिवीजन इज यूजलेस, जबकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, और कुछ पूछना चाहते हैं आप इस चैप्टर में? शुड आई गिव यू अ 2 minute ब्रेक सो दैट यू कैन थिंक अबाउट इट? और चीज जो इस चैप्टर में है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में, दैट इज रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पे, क्वेश्चन है आपका 2/√x प्लस
3/√y is equals to 2 and second equation है 5/√x minus सर एनसीईआरटी में सेकंड इक्वेशन 4/√x माइनस रूट बाय अच्छा 9/√y। रुकिए, एक सेकंड रुकिए, अगर आप वो चाहते हैं ठीक है तो उसी को कर लेते हैं हम। पढ़िए पढ़िए, बताइए क्या है 4/√x। सर फर्स्ट पार्ट तो सेम था सर। चलो दोबारा पढ़ दो। सो 4/√x माइनस 9/√y is equals to -1 -1 and -2/√x plus 3/। एक सेकंड बेटा, सेकंड क्या है, दोबारा पढ़ना। सर 2/√x 2/√x plus 3/√y √y is equals to 2. Here we have two equations, first and second, and they say solve these equations and find x and y। और इससे भी ज्यादा बात वो कहते हैं कि reduce them into a linear equation। ये क्या वर्ड है? क्या हम अपनी इन करंट इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हम किसको मानते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर हर जगह पे x 1 होता है, उन इक्वेशंस को हम रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन मानते हैं। ओके, अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का पावर एक जगह भी 1 नहीं है, कम या ज्यादा है, तो विल नॉट कंसीडर दैट टू बी अ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो हम इस काम को कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम 1/√x को, या और डिटेल से बताता हूं आपको। पहली इक्वेशन को देखिए, पहली इक्वेशन को हम इस तरह लिखते हैं कि उसका कांस्टेंट अलग कर लेते हैं हम और वेरिएबल अलग कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह लिखते हैं कि कांस्टेंट अलग, वेरिएबल अलग। तीसरी इक्वेशन को, तीसरे पार्ट को भी, क्या मैं इक्वेशन की लाइन लगा दे रहा हूं, और यहां y को भी हम इसी पैटर्न पर लिख लेते हैं। इफ यू कैन नोटिस बच्चा लोग, यहां पे जो वेरिएबल आ रहा है उसी फॉर्मेट में वेरिएबल यहां आ रहा है, और यहां पे y वाला पोर्शन जिस फॉर्मेट में आ रहा है यहां भी सेम फॉर्मेट में आ रहा है। अगर ये दोनों सेम तरीके से आते हैं तो हम कहते हैं कि हम इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं। बट अगर ये अलग अलग आते, यानी पहले में 1/√x होता और दूसरे में √x या कुछ और होता, तो हम इन्हें रिड्यूस नहीं कर पाते। कैसे करें रिड्यूस? वेरी इजी। लेट 1/√x is p and 1/√y is q। तो पहली इक्वेशन चेंज होके हो जाएगी 4a माइनस 4p माइनस 9q माइनस 1, और दूसरी इक्वेशन चेंज होके हो जाएगी 2p प्लस 3q is 2। इन इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिंपल एलिमिनेशन लगाता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/2, so this will become 4p माइनस, इसमें कर रहे हैं हम 4p प्लस 6q is 4, ये फिफ्थ हो गई आपकी। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये हो गया माइनस माइनस माइनस, कैंसिल आउट। 9q और 6q दोनों सेम साइन है तो विल बिकम -15।
-5. So Q is 1/3. Q का एक्चुअल वैल्यू क्या है? 1/√y, 1/3. If we square 1/9, so y is equals to 9. Same pattern पर you can calculate the x variable, the p part and the x variable in this equation. I think everyone is clear. Yes, sir. तो आपको आना चाहिए कि इक्वेशंस को रिड्यूस कैसे करते हैं लीनियर में. इसको आप यहीं पर बंद करते हैं. आप रैंडम डाउट्स लेंगे जो आप लोग पूछेंगे.